अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, मैं मोहम्मद सलीम द्रास ऑनलाइन आपकी खिदमत में। नाजरीन, आपको हम बताते चलें, आज हमने आपके सामने एक नया मेहमान इस कड़ी में लाया है जिसका नाम है, आपको मालूम है, एक मुलाकात। तो पिछले जो हमने मेहमान खुसूसी लाए थे, शब्बीर अहमद मिज़वाई, आपका काफ़ी ताउन रहा, बहुत सारे व्यूअर्स का इतना प्यार मिला, सहयोग मिला। तो इसी सहयोग और इसी प्यार को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक अजीम शख्सियत बुलाना चाहते हैं जिसका नाम है मोहम्मद शफी सागर। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमारे इस एक मुलाकात प्रोग्राम में आने के लिए। मोहम्मद शफी सागर एक शीना राइटर और पोइट, और साथ ही साथ मोहम्मद शफी सागर ने भी शीना में बहुत सारी किताबें लिखी हैं, जिसमें शीना रस्मुल खत, शीना लोक अदब या अफसानों का मजमुआ, बर्फ पारे। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, जिसमें ऐसे किताबें आपने लिखी हैं। तो सर सबसे पहले सर मैं आपके जो अदबी सफ़र है, सर आपका ये जो अदबी सफ़र ये कहाँ से शुरुआत हुआ सर, उसकी मतलब क्या थोड़ा हमारे व्यूअर्स को बताएं। सबसे पहले मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा। आज ये देख के बहुत खुशी हुई कि हमारे द्रास के कुछ नौजवान जो है इस किस्म का एक चैनल चला रहे हैं, इस किस्म का एक प्रोग्राम करके हम जैसे लोगों की हौसला अफजाई कर रहे हैं। तो जहाँ तक आपने अदबी सफ़र के मुतल्लिक़ जो सवाल पूछा, तो अदब का थोड़ा बहुत शौक़ मुझे स्कूल टाइम से ही था। जब मैं स्कूल में पढ़ता था तब से थोड़ा घर में भी थोड़ा अदबी माहौल था, क्योंकि हमारे जो उस्ताद हैं अब्दुल मजीद साहब, वो घर में मुझे पढ़ाते थे। तो वो बस यही शेर व शायरी लिखते, कभी कुछ लिखते बैठते थे। तो उनको देख देख के मैं भी कोशिश करता था। तो आहिस्ता आहिस्ता ये अदबी शौक़ थोड़ा बेदार होता चला गया। तो उसके बाद जब मैं स्कूल में पढ़ता था तो मुझे ये नावल वगैरह पढ़ने का बहुत शौक़ था, कहानियों की किताबें वगैरह पढ़ने का। तो ये काफ़ी टाइम तक ये शौक़ रहा। 96 में जब मुझे नौकरी मिल गई, तो नौकरी मिलने के बाद भी ये शौक़ जो है, मेरी जब ट्रांसफ़र ज़ानस्कार में हो गई तो तब तक मुझे रेडियो सुनने का और किताबें पढ़ने का शौक़ मेरे अंदर था। तो ज़ानस्कार में एक वाक़या आपको बताऊँगा कि जब मैं वहाँ चला गया तो वहाँ किताबें मिलती नहीं थी पढ़ने के लिए। उर्दू की किताबें जो हम पढ़ते थे, वहाँ हिंदी की किताबें मिलती थी। तो मुझे नावल पढ़ने का इतना भूत सवार था कि मैं वहाँ पे जाके हिंदी सीखा। मैंने किसी टीचर के पास जाके हिंदी लैंग्वेज सीखा। उसके बाद हिंदी नावल पढ़ने शुरू की। तो इस तरह से नावल और कहानियों की किताबें पढ़ते पढ़ते एक शौक़ पैदा हो गया। और उसके बाद फिर लिखना शुरू किया। तो लिखने के बाद जो कारगिल नंबर है उसमें काफ़ी लिखता रहा मैं, काफ़ी टाइम तक लिखता रहा, रिपोर्टिंग भी की उसमें मैंने। तो उससे मुझे काफ़ी हौसला अफजाई मिली। बहुत सारे राइटर्स के साथ जान पहचानी हुई, बहुत सारे लोगों के साथ जान पहचानी हुई। तो उन्होंने मुझे थोड़ा रास्ता दिखाया कि आप इस तरह कीजिए, ऐसा चलिए आगे। तो वहाँ पर जब मेरे आर्टिकल्स वगैरह, जब मेरे क्वाइल्स वगैरह वहाँ पे जब ये होते थे, शाया होते थे, तो उससे मुझे थोड़ा बूस्ट मिला, हौसला मिला। इस तरह मेरा अदबी सफ़र शुरू हो गया। तो जनाब शफी साहब, आप ये शीना लैंग्वेज में आपने काफ़ी किताबें लिखी हैं, और ये शीना और दर्द, क्या ये दो डिफरेंस, ये इनके बारे में थोड़ा हमारे व्यूअर जो हमें देख रहे हैं, जो ये शीना और दर्द जो है। तो शीना लैंग्वेज के बारे में आपने पूछा। शीना लैंग्वेज जो है ये एक बहुत पुरानी ज़बान है। तो तकरीबन ये संस्कृत के ज़माने की, क्या कि इंडो आर्यन ज़माने से वो लैंग्वेज की फैमिली से इसका ताल्लुक़ है, शीना ज़बान का। तो शीना ज़बान जो है पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में लाखों लोग बोलते हैं। तो शीना ज़बान जो है ये पहले इसका बहुत अच्छा लोग जो था, इसका स्कोप अच्छा था, इसमें अदब था, इसमें जो है बहुत सारे लोक गीत वगैरह थे, पहेलियाँ थी, बहुत सारे थे। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते 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 अब ये इंडेंजर्ड ज़बानों में पहुँचने ये फॉर्म होती है। अब कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये ख़त्म हो रही है बिल्कुल। तो इसके बारे में हमने सोचते हुए इसमें थोड़ा सा काम करना शुरू किया।
तो इसमें से थोड़ा बहुत लिखते हैं, कोशिश करते हैं इसको थोड़ा आगे लेने की। तो आपने शीना और दर्दी के बारे में पूछा, तो दर्दी जो है ये शीना जो है ये इंडो आर्यन फैमिली से आती है, इंडो आर्यन फैमिली के दारत ग्रुप से। इंडो आर्यन फैमिली में बहुत सारी लैंग्वेज हैं, तो उसमें दारत ग्रुप से बहुत सारी ज़बानें निकलती हैं। शीना है, कश्मीरी है, कोहिस्तानी है या इस किस्म की ज़बानें जो दारत ग्रुप से निकलती हैं। तो जो दारत है इसमें बहुत सारी एक लैंग्वेज का ग्रुप का नाम है। तो आप कुछ लोग शीना को ही दर्दी भी कहते हैं, शीना को भी दर्दी। हाँ। क्योंकि हमारा ताल्लुक जो है दर्दिस्तान से, हमारे जो शीन जिस इलाके में बैठते हैं उसको दर्दिस्तान कहते हैं। गिलगित को कदीम ज़माने में दर्दिस्तान कहते थे। तो उसके बाद जो है दर्दिस्तान में जितने लोग बसते हैं उनकी ज़बान को दर्दी ज़बान कहा। बाहर के स्कॉलरों ने, अंग्रेज़ों ने कहा या दूसरे जो बाहर के स्कॉलर्स थे, राइटर्स थे, उन्होंने इन लोगों को दारत कहा। हालांकि हाँ इनको खुद पता नहीं कि हम दारत हैं। वो कहते हैं आपका ताल्लुक किस कौम से, तो कहेंगे हम शीन हैं, हम दारत नहीं कहेंगे। लेकिन दारत जो है लिखा गया बाहर की कौमों ने, बाहर के लोगों ने, तो इस जबान को भी दर्दी जबान नाम दिया गया। तो एक्चुअली बेसिकली दर्दी और शीना दोनों एक ही हैं, अलग अलग जबानें नहीं। तो जो दर्द लोग बोलते हैं, दर्दों की दर्द लोग जो जबान बोलते हैं उसे दर्दी कहा गया। तो यहाँ के लोकल नाम जो है इसका शीना है। जी, थैंक यू सर आपका। सर ये आपने कहा कि शीना के आज लोक अदब या शीने के जो लोकगीत जो पहले होते थे आज दिन ब दिन जो है ये खत्म हो गए, ये किस वजह से है या आने वाला फिर मुस्तकबिल क्या रहेगा सर हमारे शीना लैंग्वेज का? जी एक चीज़ है, आपने सही बोला कि शीना दिन ब दिन ख़त्म हो रहा है। हमारे पहले ज़माने में बहुत सारे रस्म थे, रिवाज थे, कल्चर्स थे, गीत थे, पहेलियाँ थी, बहुत सारी कहानियाँ थी। तो अब क्या हो गया, ज़माना जो है ये आज बहुत आगे गया, क्योंकि इंटरनेट का ज़माना है, मोबाइल, पूरी दुनिया एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। तो ऐसे में क्या होता है कि लोग जो है अपनी मादरी ज़बान की तरफ ज़्यादा अहमियत नहीं देते हैं। आज लोग जो है आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं, तमाम कौमों के साथ आगे दौड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो गया, वो पुराना ज़माना रहा नहीं जो दास्तानें सुनाई जाती थी, जो गीत गाए जाते थे। आज टीवी का ज़माना है तो सब कुछ टीवी में या फिल्मों में देखते हैं सब कुछ। तो वो एक रिवाज था पहले ज़माने में, हर घर में ये रिवाज चलता था, गीत गाए जाते थे। सर्दियों में जो है कहानियाँ सुनाई जाती थी। तो ये सारा जो है उस ज़माने में ये चलता था। लेकिन अब आज की नस्ल में न सुनाने वाला कोई बचा, न सुनने वाला कोई बचा। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होते जा रही है। तो मैंने एक कोशिश की कि इन जो पुराने गीत थे, पुराने ज़माने के जो गीत थे, इनको जमा करने की कोशिश की। और जो आपने जो शीना लोक अदब का हवाला दिया, तो उसमें सिर्फ गीत हैं, लोकगीत। तो शीना लोकगीत को मैंने जमा किया। उसके लिए मैंने काफ़ी दौड़ धूप किया, काफ़ी कोशिश की, पुराने लोगों से, बुजुर्गों से मिला, उनसे वो गीत, अब वो भी भूल चुके हैं। अब वो ज़माना इनका प्रैक्टिस में ये रहता नहीं है, तो वो भूल चुके हैं। तो बहुत सारे पुराने कैसेटों को जमा किया मैंने, कम से कम 4-5 साल मैंने मेहनत करके, कलेक्ट करके, फिर उसको तहरीरी शक्ल दी। मेरा मकसद यही था कि इसको तहरीरी तौर पर महफूज रखूँ, ताकि आने वाली वक्त में पता चले कि भाई पुराने ज़माने में इस किस्म के गीत होते थे, इस किस्म का एक कल्चर था। तो उस कल्चर को मैंने बचाने की कोशिश की। तो अगर हम, अब आपने शीना ज़बान के मुस्तकबिल के बारे में पूछा कि आगे इसका क्या बनेगा, तो अगर आज के हमारे नौजवान मादरी ज़बान की अहमियत को अगर समझेंगे कि इसकी कितनी अहमियत है, अगर इसको समझेंगे, इस पे काम करेंगे, तो इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा दिखाई देता है। क्योंकि लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, हमने देखा बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे लोग शेर व शायरी में हिस्सा ले रहे हैं। तो इसका मुस्तकबिल इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा इंटरेस्ट देने की ज़रूरत है, तो थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू सर। आपने जो किताबों का जिक्र है, माशाल्लाह 3 जो किताबें हैं, शीना रस्मुल ख़त है या शीना लोक अदब है या 12 पारे अफसानों का मजमुआ जो है, अपनी किताबों के बारे में जो हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमें सुन पा रहे हैं, उनको थोड़ा मतलब इन किताबों के बारे में हवाला क्या है, इनमें शीना की किस हिसाब से उनको शीना लैंग्वेज को वहाँ पे बोला गया है। हाँ, तो किताबों के साथ मैंने सबसे पहली किताब लिखी बर्फ, ये शीना रस्मुल ख़त,
शीना रिस्मुल्खत, ये मेरी पहली किताब। ये पूरी किताब नहीं है, एक छोटा सा कायदा है। बेसिकली क्या था, शीना ज़बान लिखने के लिए हमारे पास एक स्क्रिप्ट नहीं था। तो स्क्रिप्ट की परेशानी से हमने जब रिसर्च किया तो उसमें बहुत सारे स्क्रिप्ट आए लिखने के, जो खत आए। डॉक्टर शुजा मोहम्मद नामूस का अपना एक स्क्रिप्ट था। तो इसके बाद डॉक्टर मोहम्मद अमीन ज़िया पाकिस्तान की, उनका अपना एक स्क्रिप्ट था। इसी तरह हमारे द्रास के एक राइटर हैं अहमद जवान द्रासी, उसने अपना एक अलग स्क्रिप्ट बनाया था। तो शकील अहमद शकील पाकिस्तान के राइटर हैं, उसका अपना एक स्क्रिप्ट था। तो हमने उस ज़माने में एक तंजीम बनाई, शीना डेवलपमेंटल एसोसिएशन, ऐसी एक तंजीम बनाई। डॉक्टर सलीम साहब जो हमारे द्रास के हैं, जो साइंटिस्ट, जूनियर साइंटिस्ट, उस ज़माने में वो जूनियर साइंटिस्ट थे, तो वो उस तंजीम के सदर थे। तो उनकी सरबराही में हमने एक फ़ैसला किया कि जो भी लिखा जाएगा, किताब लिखी जाएगी, वो मोहम्मद अमीन ज़िया के स्क्रिप्ट पे लिखी जाएगी। अच्छा। तो अब मोहम्मद अमीन ज़िया का स्क्रिप्ट क्या है, एक समझ में नहीं आ रहा था उस ज़माने में कि वो कैसे लिखती। तो उसके लिए मुझे एक किताब लिखना पड़ा। तो लोगों की सजेशन से मैंने किताब लिखी। उस किताब में पूरा डॉक्टर मोहम्मद अमीन ज़िया की स्क्रिप्ट को मैंने समझाया। वो एक अलग किताब है। हाँ, स्क्रिप्ट को समझाया कि शीना कैसे लिखना है, अमीन ज़िया के स्क्रिप्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो उसमें मैंने काफ़ी मेहनत करके वो किताब बना दी। लेकिन बाद में क्या हुआ कि उसके बाद बहुत सारी किताबें उस स्क्रिप्ट में लिखी गई। शीना की किताबें कुछ उस स्क्रिप्ट में लिखी गई। उसके बाद फिर हमारे जो मसूद सामून साहब ने अपना एक स्क्रिप्ट बनाया, और उसने बहुत सारी खामियां अमीन ज़िया के स्क्रिप्ट पे उन्होंने निशानदेही की कि ये खामी है, इसमें ये खामी है। तो उसके बाद हमें वो स्क्रिप्ट भी छोड़ना पड़ा। उस स्क्रिप्ट को छोड़ के फिर हमने डॉक्टर जो मसूद सामून साहब हैं, उनके स्क्रिप्ट को एडॉप्ट करके अभी हमारे जम्मू कश्मीर में उन्हीं का स्क्रिप्ट चलता है। और हमारी जो 4th क्लास की जो शीना बुक बनी, वो भी उसी के स्क्रिप्ट में है, मसूद सामून साहब के स्क्रिप्ट में। तो ये जो शीना रिस्मुल्खत थी, ये इसी रिस्मुल्खत को समझाने के लिए किताब मैंने लिखी। तो दूसरी किताब जो मैंने लिखी, शीना लोक अदब। शीना लोक अदब, जैसे मैंने पहले भी बोला कि ये इस किताब में बहुत सारे आपको गीत मिलेंगे। पुराने ज़माने के हमारे बहुत सारे गीत हैं, शादी में जो गीत गाए जाते हैं, उनकी बहुत बड़ी लंबी चौड़ी फहरिस्त है। तो वो गीत उसमें शामिल किए मैंने। फिर उनका उर्दू में ट्रांसलेशन भी किया ताकि उर्दू पढ़ने वाले उसको समझ जाए। इसके बाद एक और गीत है उसमें, जो उंगाइले जिसे कहते हैं, जो दाल काहिन, मतलब उनका सिस्टम क्या है, वो क्या, उसकी पूरी हिस्ट्री मैंने वहाँ लिखी। फिर वो दाल काहिन के बारे में पूरा समझाया, फिर वो कैसे करते थे। एक्चुअली हमारे पुराने ज़माने का जो रिलीजन था वो मुसलमान नहीं था, तो बुद्धिस्ट भी नहीं था। ये एक दूसरा रिलीजन था, बौद्ध मत जिसे कहते हैं, बौद्ध मत। तो वो ये देवी देवताओं की पूजा नहीं करते थे। वो ख्याली एक दुनिया होती थी उनका। तो उनके अपने ही ख्याली जो बॉडी गार्ड्स वगैरह होते थे, उनकी तारीफ करते थे। तो उसको कैसे कंट्रोल करके लेना है, उनको कैसे खुश करना, वो सारा उस दाल काहिन सिस्टम में था। तो मुझे इस किताब के लिखने का आइडिया जो है 2017 में ILS इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर लद्दाख स्टडीज, ये एक एसोसिएशन, इंटरनेशनल एसोसिएशन, इसका सेमिनार चला कारगिल में उसका सेमिनार चला। तो उसमें मैंने एक आर्टिकल प्रेजेंट किया इसी दाल काहिन पे। तो वहाँ बहुत अप्रिशिएट हुई। अप्रिशिएट होने के बाद उस आर्टिकल की 2 लैंग्वेज में, जर्मन में और इंग्लिश में, उसका ट्रांसलेशन भी हुआ, पूरे आर्टिकल का ट्रांसलेशन भी हुआ। फिर उसके बाद वहाँ मुझे बताया गया कि आप ये सारा कलेक्ट करके आप एक किताब की शक्ल दे दीजिए। तो मैंने किताब की शक्ल दे दी, फिर उसको प्रिंट करवाया। लेकिन उस किताब में अभी भी बहुत सारी खामियां रही हैं, क्योंकि पहली किताब थी। पहली किताब में बहुत सारी खामियां स्क्रिप्ट के हिसाब से। तो इस तरह से कुछ, तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हम उसको दुरुस्त करेंगे। तो तीसरी किताब जो आपने कहा, बर्फ बारे, ये मेरे अफसानों का मजमुआ है। तो अफसाने लिखने का मुझे बचपन से शौक था। तो इसी साल इस किताब को, अभी इसका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ, ये किताब छप कर आई है। तो अभी हालात जो कोरोना की वजह से जो हालात बन गए, तो मैंने ये किताब जो है, इसमें 30 अफसाने हैं। और इन अफसानों में मैंने अपने द्रास के बारे में पूरा, यहाँ द्रास का कल्चर कैसा है, क्या क्या मैं रोकना चाहता हूँ आपको। अगर इसी अफसानों का मजमुआ में, अगर छोटा सा, जो हमारे व्यूअर्स जो अभी हमें देख रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा अगर एक, अगर ये अफसाने अगर थोड़ा सा जो बोलेंगे तो बेहतर रहेगा सर। जो लेटेस्ट मैंने एक अफसाना लिखा,
के बारे में थोड़ा सा चंद वो बताऊंगा। बिल्कुल। चांद चांद रमज़ान के 29 दिन पूरे हो चुके थे। हर किसी के जहन में ये सवाल गर्दिश कर रहा था कि कल ईद होगी या नहीं होगी। लड़कियां घर की सफाई में लगी हुई थीं। तमाम बर्तन धोकर धूप में करीने से सजाकर सुखाने के लिए रखे हुए थे। अलमारियों के शीशों को रगड़ रगड़ कर साफ किया जा रहा था। बिछोनों को धोकर या झाड़ कर साफ करने की कोशिश की जा रही थी। जूं जूं सूरज गुरूब होने के करीब पहुंचा, लड़कियां बर्तन और बिछोने समेटने लगीं। रज़िया इफ्तारी बनाने में मशगूल थी। चूल्हे में फूंक फूंक कर आग जलाने के बाद रोटियां बनाने की गरज से चूल्हे पे तवा चढ़ाने लगी। बिस्मिल्लाह कहकर पहली रोटी तवे पे लगाई थी कि बाहर से आवाज़ आई, रज़ी दीदी भेड़ बकरियां आ गई। रज़िया रोटी वहीं छोड़कर बाहर दौड़ने लगी। काफ़ी मशक्क़त के बाद भेड़ बकरियों को बंद करने लगी। इसके बाद लगे हाथों अपने साथ कुछ लकड़ियाँ भी लेना चाहा, लेकिन लकड़ियाँ चीर फाड़ कर चूल्हे के लिए मौजून बनाना था। चुनरी उतार कर कमर के गिर्द बांध लिया। कुल्हाड़ी उठाई, चंद लकड़ियां चीर फाड़ कर माथे से पसीना पूंछते हुए घर की तरफ चल पड़ी। जल्दी से सिलेंडर जलाकर चाय चढ़ाने लगी और फिर से रोटियों की तरफ मुतवज्जा हुई। अभी रोटी तवे पे डाल भी नहीं पाई थी कि बाहर से फिर आवाज़ आई, रज़ी दीदी ज़ोंबी और गाय को बंद कर दीजिए। रज़िया फिर से बाहर की तरफ दौड़ पड़ी। दरवाजे को एक हाथ से पकड़कर गाय को आवाज़ देने लगी। पैर से कमरे के अंदर मौजूद भेड़ बकरियों को बाहर आने से रोक रही थी। गाय जब करीब आई तो फुर्ती के साथ अंदर धकेल कर दरवाज़ा बंद करने लगी। इसके बाद ज़ोंबी के पीछे दौड़ने लगी। इस दौड़ धूप के दौरान चुनरी का एक सिरा इनके सर में था तो दूसरा सिरा जमीन में फिसलता हुआ पीछे पीछे चल रहा था। हाथ से चुनरी को संभालते हुए रज़िया ने झट से उछलकर ज़ोंबी को पकड़ लिया। सर से चुनरी उतार ली। रस्सी की जगह चुनरी से ज़ोंबी को बांधकर गौखाने की तरफ घसीटने लगी। कभी ज़ोंबी खींच कर ले जाती तो कभी रज़िया काफ़ी खींचातानी के बाद ज़ोंबी को गौखाने में घुसाकर चुनरी हाथ में लिए किचन में घुस गई। किचन में चाय उबल रहा था। जल्दी से चुनरी हाथ के गिर्द लपेट लिया और गर्म बर्तन को सिलेंडर से नीचे उतारने लगी और जल्दी जल्दी रोटियां बनानी शुरू कर। तो ये काफ़ी लंबा अफसाना है। तो इसमें आपको द्रास का थोड़ा सा सीन आपको नजर आ रहा हो कि हमारी लड़कियां किस तरह ये कर मैनेज करती हैं घर के काम को भी बाहर के काम को भी। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस तरह के अफसाने जो है मैंने कोशिश की। बहुत बहुत खूब सर आपका। तो सर अगर आपका ये शीना जो पोइट है, अगर शीना में वो भी शीना लैंग्वेज में, तो मेहरबानी होगी सर। तो शीना लैंग्वेज में हाल ही में मैंने इस करोना पे एक नज़्म लिखी थी। तो उसके चंद इशार, चुनो माँ मालू जो दी था करोना, बूढ़ो गोरे करी थेगा करोना, खतोला एक जहर दूलिए करोना, खुदाई एक तहर दूलिए करोना, फरंगी आलमी बोईगा नेहरा, नि सुपर पावरी अशां परेशान, पुयोनेगा कुरे दमदारी बेकार, जहाजेगा बड़े हथियारी बेकार, क्रोमी फत्थे बिले बेकार लीठे, करूने कच बिले लाचार लीठे, खुदाया तुस अनूखा चुजोर फल थे, थोमस यारब दुआ तुसरो गुजल थे। तो एक गजल के चंद इशार सुनाऊंगा। शुक्र यारब तो हर हाजत खलेगा, मूली ठेजा खुदाया हथ लाएगा, मुसुजुक थी तिक्यार थे मिया इलाही, मोहब्बत थ्यो नरे दुनिया प्राएगा, शरे सूर्य रंगेरा त्योरोंगे जा, जकुए थे से सोफिशा जा जुटेगा, अंगायो तारे तो टर थे वालेता, दोनों छिल थे से सो आजे छोड़ेगा। माशाल्लाह सर। टोक्यो अशक्यार पुशो शबक्यार अरेता, दबूना तो से सूरत रहेगा, तनी कुदरत से सूरत रक्योनो, शिशा जामी अच्छे दू तो सनेगा, मुझो बागु किम्यो ही वो प्राएता, मुझो बागु किम्यो ही वो प्राएता, सरे कातिल शिराटो नोम लिखेगा, तुझो बेटो लुटीली मी जवानी, तुगा थप थे दुनिया क्यों कुम बएगा, असील उसी खची तिये तसागर, लठा केन्या अच्छे गिमो मरेगा। माशाल्लाह सर, बहुत खूब। आपका बहुत बहुत इस चीज़ में आपने काफ़ी सर। तो आप मेरी यही एक आपसे ये सर कि अगर आपने कहा लैंग्वेज, थोड़ा हम लैंग्वेज की बात करेंगे। आपने कहा कि लैंग्वेज जो अब दिन ब दिन अब वो लोकगीत या वो चीज़ें अब नहीं रही, अब सर इसकी हिफाजत फिर हम कैसे करेंगे? फिर इस चीज़ का तो बड़ा आने वाले दिनों में एक सवाल निशानियाँ खड़ा है कि आने वाले जो हमारे मुस्तकबिल है, जनरेशन है, तो उनको हम क्या दिखाएंगे? तो इसकी हिफाजत कैसे होगी सर? जी, बिल्कुल। तो इसमें आपको थोड़ा सा मैं बताऊं कि लैंग्वेज जो है
ज़बान की सबसे पहले अहमियत का इल्म होना चाहिए। मादरी ज़बान की कितनी अहमियत है। जब ज़बान की अहमियत का पता चलेगा, किसी भी चीज़ की जब हमें अहमियत का पता चलेगा तो उसकी हिफाजत खुद ब खुद होगी। पहले यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमें ज़बान की अहमियत का पता नहीं। ये पूरे हमारे द्रास में नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर का मसला है कि यहाँ जो है अंग्रेज़ी ज़बान के पीछे पड़े हैं सारे। तो लोग कहते हैं कि देखो, जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे को अगर हम इंग्लिश में पढ़ाते हैं तो सबसे पहली बात है उसको इंग्लिश सिखाना है, उसको इंग्लिश सिखाना है। उसके बाद उसको साइंस पढ़ाना है। अगर हम अपनी मादरी ज़बान में सिखाएंगे तो पहला काम हमारा बच जाता है इंग्लिश सिखाने का। एक काम बच गया, हम सीधा उसको साइंस अपनी मादरी ज़बान में पढ़ा सकते हैं। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती है कि ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अभी तो लोग कहते हैं कि इंग्लिश के बगैर तरक्की नहीं है। भाई, जापान में इंग्लिश के बगैर तरक्की हो रही है, चाइना में इंग्लिश के बगैर तरक्की हो रही है, तो क्यों नहीं होगी। तो मादरी ज़बान कम से कम प्राइमरी स्कूल के लिए बहुत ज़रूरी है। हमने काफ़ी जद्दोजहद करके 4वीं क्लास में इसको इंट्रोड्यूस कराया, लेकिन उसके बाद जो है 5वीं क्लास में हम इसको ला रहे थे कि यूटी हो गया, हमारा स्टेट जो है 2 हिस्सों में बढ़ गया, तो बदकिस्मती से हम उसको नहीं ला पाए। तो ज़बान की हिफाजत, जब तक हम ज़बान को स्कूलों में राइज नहीं करेंगे, जब तक ज़बान में अदब नहीं पनपेगा, जब तक हम लिखना शुरू नहीं करेंगे, जब हम ज़बान बोलना शुरू नहीं करेंगे, तो जब हम ज़बान बोलने से शर्माएंगे, आजकल बहुत सारे लोग हैं कि शीना ज़बान बोलने से शर्माते हैं। तो जब तक हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे, हमारे अंदर शौक पैदा नहीं होगा, तब तक ज़बान की हिफाजत नहीं हो सकती। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा जो है हमें इसकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया सर, आप देख रहे हैं इस चीना लैंग्वेज के बारे में, या मतलब आने वाले दिनों के, या अपनी राइटिंग की इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं सर, जो हमें यूथ्स हैं जो देख रहे हैं इस चीज़ को, तो उसको क्या मैसेज देंगे सर कि किस चीज़ से आगे अपनी, अब कोई भी चीज़ दुनिया में या लैंग्वेज के हिसाब से लेके चलें, अपनी कल्चरल को लेके चलें। मैं यही पैगाम देना चाहूँगा कि अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रखो, अपनी पहचान को बरकरार रखो। इंसान कब ख़त्म हो जाता है, कब मर जाता है, जब उसकी अपनी आइडेंटिटी खत्म हो जाती है, अपनी पहचान ख़त्म हो जाती है। तो किसी कौम को अगर दबाना है, तो किसी मशहूर आदमी ने कहा, किसी का कौल है, मुझे याद नहीं है उस आदमी का नाम, लेकिन उसने कहा कि एक बहुत अच्छी बात बताई, अगर किसी कौम को दबाना है तो उसकी ज़बान को ख़त्म करो, उसकी ज़बान को ख़त्म करो। क्योंकि ड्रेस से, जो हम ड्रेस पहनते हैं, उससे आधी पहचान होगी। अगर आपने फिरन लगाया तो कहेंगे शायद ये कश्मीरी हो सकता है, या आप शीना टोपी लगाएंगे तो लोग सोचेंगे शायद ये शीन हो सकता है। जब आप ज़बान बोलोगे तो पूरा पता चलेगा, हाँ ये है, हाँ 100% ये शीना बोलने वाला आदमी। तो अपने अदब से, अपने कल्चर से, अपने लिबास से इंसान को मोहब्बत होनी चाहिए, है ना। और दूसरी चीज़ जो है, हमारे लोगों को आजकल वो ज़माना नहीं रहा। हमारे आज एक जहनीत बनी हुई है कि हम आज भी जो है बाजू से मार के, पीट के जो है चीज़ों को हासिल करेंगे, आगे जाएंगे। वो किसी ज़माने में था, लेकिन आज ऐसा ज़माना नहीं है। आज जब तक हम तालीम नहीं पढ़ेंगे, इल्म में आगे नहीं जाएंगे, हम कोई नहीं पूछेगा। आप जितना भी ताकतवर क्यों ना हो, जितना भी बहादुर क्यों ना हो, आपके पास जितना भी दौलत क्यों ना हो, लेकिन कोई दुनिया नहीं पूछती उन चीज़ों को। सिर्फ एक चीज़ को पूछती है दुनिया की, आपके पास तालीम कितनी है, आपने कितना पढ़ा है। तो हमारे नौजवानों को पढ़ना चाहिए, बहुत आगे जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तालीम की बहुत कमी है। कंपटीशन में आना चाहिए और अपनी कौम, अपनी कल्चर से मोहब्बत होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये थे नाजरीन मोहम्मद शफी सागर, जो आपको कह रहे थे कि किस तरह अपना कल्चर को, खासकर जब तक हम अपनी आइडेंटिटी को नहीं पहचानेंगे, तब तक हम अपने कल्चर को कभी नहीं हासिल करेंगे। तो बहुत बड़ी बात कही यहाँ पे सर ने। तो मैं तमाम हमारे जो हमें व्यूअर्स जो हमें देख रहे हैं, मैं तमाम को कहना चाहता हूँ कि कल्चर जब तक रहेगा, या वो कोई भी कल्चर से बिलोंग हो, या वो शीना से हो या वो बल्टी से हो, कल्चर आपकी आइडेंटिटी को प्रूव करता है आपका। ये थे नाजरीन, आज के लिए इतना ही। तो इस डिबेट को हम इधर ही ख़त्म करते हैं। आगे हम फिर इसी तरह एक नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।